हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं आयरिंग थ्योरी ऑफ लिक्विड। देखिए, अपन जो है आपके लिक्विड से रिलेटेड जो उसकी स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होगी, उससे रिलेटेड जो आपकी वेरियस थ्योरीज है वो अपन पढ़ रहे थे, जिसमें आपने जो आपके द्रव गैस विस्तार का रूप या नियम है वो देखा, साथ में आपके बर्नेल और स्कॉट का सिद्धांत देखा और उसके आधार पर अपन उनका एक्सप्लेनेशन किया। आज जो अपना वीडियो है वो होगा आपका आयरिंग थ्योरी ऑफ लिक्विड की भी, जो आपके आयरिंग सिद्धांत है वो लिक्विड के लिए क्या व्याख्या करता है, अपन उसकी है आज के अपने वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पर बात करें कि जब किसी ठोस को क्या किया जाता है, आपके द्रव में क्या किया जाता है, बदला जाता है, उसका रूप चेंज किया जाता है, तो उसमें क्या देखने को मिलती है कि सामान्यतः उसका जो आयतन है उस आयतन के अंदर क्या होती है 10% तक की वृद्धि हो जाती है। कि भाई अपन ने जो है आपका जो ठोस है, इस ठोस को अपन ने द्रव में क्या किया है, चेंज किया है, परिवर्तित किया है। तो यहाँ पर जो आपके द्रव का आयतन होगा उसमें 10% तक की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। क्या है, 10% तक की वृद्धि हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया है कि इसके जो आपके अंतराण्विक बल है, जबकि यहाँ पर बात करें इसका जो अंतराण्विक बल है उसमें उसकी जो आपकी परास होगी या उसके कह दी 3% तक की क्या हो जाती है, उसमें वृद्धि है वो देखने को मिलती है। तो ये यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि जब ठोस है द्रव में परिवर्तित होगा तो उसके आयतन में 10% है वो क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। जबकि अपन बात करेंगे जो अंतराण्विक बल है उसमें आपकी 3% तक की वृद्धि होती है। अर्थात अपन यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि पूरे आयतन में जो द्रव के अणु हैं उनमें 3% जो आयतन है वो है अणु आपको नहीं पाए जाते। मतलब उसमें आपके जो 3% जो आपके क्या कहेंगे कि जो आयतन अणु हैं वो इसमें किसी द्रव के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। कि अब ये जो द्रव में परिवर्तन हुआ है इसमें 3% आपका जो आयतन अणु है वो आपको इसमें देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पर इसको जो है इसकी व्याख्या करने के लिए आपका लगभग बात करें तो 1935, ठीक है, 1935 में आपके वैज्ञानिक थे आपके आयरिंग, ठीक है। अब इनके साथ एक वैज्ञानिक और थे, तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो आपके इसमें अणुओं में कमी हो रही है, ठीक है, कि भी आयतन अणु क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इन आयतन अणुओं को इन्होंने जो है रिक्त आयतन कहा। क्या कहा इन्होंने, जो आयरिंग नाम के वैज्ञानिक थे इन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर जो 3% द्रव्य अणुओं के अंदर जो आयतन में कमी हो रही है ये आपके क्या कहलाती है, रिक्त आयतन के नाम से जानी जाती है। कि यहाँ पर जो द्रव्य है उसमें आयतन की कमी है वो हो जाती है। इन रिक्त स्थानों की अपन बात करें कि अगर ये अधिकतम अव्यवस्था पाई जाती है, क्या कहें कि भाई ये जो रिक्त आयतन है इनके अणुओं में अगर क्या कहें अधिकतम अव्यवस्था, तो ये क्या देखने को मिलता है कि ये जो गैस के अणु हैं उनके समान व्यवहार करता है। किसके समान व्यवहार करेगा, कि जो आपके गैस के अणु होंगे ये उनके समान व्यवहार करता है। कब, जब आपका जो रिक्त आयतन है उसमें अणुओं में अधिकतम क्या देखने को मिले, अव्यवस्था देखने को मिले। यहाँ पर ध्यान रखिए अव्यवस्था है, ठीक है। दूसरी चीज़ बात करें कि भाई
ये क्या है, डिसऑर्डर है, वो अधिकतम है, मैक्सिमम है, तो यहाँ पर गैस अणु के समान व्यवहार करेगा। लेकिन यही रिक्त आयतन है अगर अपन अणुओं के लिए बात करें कि उसमें आपका क्या देखने को, व्यवस्थित संरचना देखने को मिलती है। क्या पाई जा रही है कि भाई ये अणु व्यवस्थित रूप से हैं, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि जो आपका द्रव्य है वो क्या करेगा, ठोस के समान क्या करेगा, आपका व्यवहार करेगा। तो यहाँ पर दोनों तरह के जो व्यवहार हैं वो यहाँ पर प्रदर्शित किए जा रहे हैं। बस यहाँ पर जो अणु हैं उनकी व्यवस्था का ऑर्डर देखना है कि भी अगर अधिकतम आपका क्या देखना है, डिसऑर्डर है, मैक्सिमम डिसऑर्डर दिख रहा है, गैस के अणु के समान व्यवहार होगा। अगर अणुओं में व्यवस्थित संरचना है, आपके जो ऑर्डर है वो एकदम से आपके कहें कि लिमिटेड सी आपके रूप में है, लिमिटेड स्ट्रक्चर दिखा रहा है, तो यहाँ पर वो ठोस के समान क्या करेगा, व्यवहार करेगा। अब यहाँ पर बात करें कि यदि अपन जो है आपका यही जो ठोस और द्रव में है इसको अपन VL और VS है उसके मोलर आयतन के रूप में अगर बात करें, तो यहाँ पर जो आपका मुक्त हुआ आयतन है कि भाई अपन ने VS आपका VL और VS है वो क्या किया, द्रव्य और ठोस दोनों का जो मोलर आयतन है वो हो, तो एक मुक्त आयतन के पास अपन बात करें तो अन्य अणु हैं उनकी व्यवस्था है वो इसके अंश के आधार पर अपन क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। और इसका जो अपन बात करें अंश कह दें या फिर इसका फ्रैक्शन कह दें, ये जो फ्रैक्शन है आपका VL माइनस VS अपॉन जो VL है ये उसके रूप में क्या होगा, पाया जाएगा या फिर उसके रूप में व्यवस्थित होगा। कब, जब अपन ने जो है VL किसके लिए लिया है, द्रव के लिए, और VS किसके लिए है, ठोस का जो है इसका मोलर आयतन है वो अपन ने इसके रूप में लिया हो। तो यहाँ पर अपन कहेंगे कि भाई अगर अणुओं में इस तरह का अंश व्यवहार है वो गैस के समान हो, कि भाई ये जो व्यवहार है वो किसके अणु, गैस के अणुओं के समान हो, तो यहाँ पर जो बची हुई अंश है, ठीक है, वो किस रूप में होंगे, आपके VS माइनस VL के रूप में है, वो आपको इसमें देखने को मिलते हैं। देखिए क्या बताया कि अणुओं के इस अंश में अगर आपका जो द्रव्य का व्यवहार है वो गैस के समान हो, तो आप पर बात करें कि बचे हुए जो अणु हैं वो किस रूप में होंगे, आपके VS माइनस VL के रूप में। जो अपन ने किस आयतन के रूप में कहा है, अंतराण्विक बल की जो वृद्धि है, जो आयतन अणु आपके कह दें या जो रिक्त आयतन है उसका मान है ये। तो यहाँ पर इस प्रकार क्या कह सकते हैं अपन कि जो द्रव्य है वो क्या कर रहा है, गैस के समान व्यवहार कर रहा है और साथ में ठोस के समान भी उसका जो अणु है दोनों की तरह क्या किया जा रहा है, द्रव्य द्वारा ठोस और गैस दोनों की तरह व्यवहार इसमें प्रदर्शित किया जा रहा है। अब देखिए ये तो अपन ने इसके लिए जो आयरिंग सिद्धांत है उसकी जनरल बात की कि भी किस तरह से आपका जो ठोस और द्रव्य आपका गैस है वो द्रव्य के समान व्यवहार करता है। अब यहाँ पर कुछ कंडीशन बात की, जैसे यहाँ पर ताप बढ़ाया गया है, तो यहाँ पर क्या किया गया है कि जब इसमें ताप वृद्धि की जाती है तो उसमें किस तरह से ये परिवर्तन देखने को मिलेगा उसकी व्याख्या अपन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही अपन यहाँ पर बात करें कि भाई अपन ने आपका जो विलयन है, जो द्रव है, इसका ताप बढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे ही ताप बढ़ाएंगे इसका जो वाष्प अवस्था है उसमें अणुओं की सांद्रता क्या होने लग जाती है, बढ़ने लग जाती है। कि भाई अपन ने क्या किया, ताप बढ़ाया तो इसकी जो वाष्प अवस्था है, वाष्प अवस्था में जो अणुओं की सांद्रता है वो क्या आने लग जाती है, बढ़ने लग जाती है। यहाँ पर अणुओं की जो सांद्रता है वो
क्या हो जाती है, आपके बढ़ जाती है। अतः जो मुक्त आयतन है वो भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या देखने को मिलेगा, मुक्त आयतन बढ़ने लग जाता है। कि सबसे पहले क्या होगा कि अपन ने किसी विलयन का ताप बढ़ाते हैं तो जो उसकी वाष्प अवस्था है उसमें अणुओं की सांद्रता क्या होती है, बढ़ती है। और जैसे ही अपन कहेंगे कि भाई आपके वाष्प अवस्था में अणुओं की सांद्रता बढ़ती है तो यहाँ पर आपका जो मुक्त आयतन होगा, ठीक है, इस मुक्त आयतन के मान में भी क्या है, आपकी वृद्धि देखने को मिलती है। अर्थात अपन क्या कह सकते हैं कि क्रांतिक ताप पर द्रव और वाष्प का घनत्व क्या हो जाता है, समान हो जाता है। कि अपन यहाँ पर बात करें कि आपका अगर यहाँ पर बात करें अपन क्रांतिक ताप लें तो क्रांतिक ताप पर जो आपका द्रव और आपका कौन सा वाष्प है, क्या कह दें, और वाष्प के जो घनत्व हैं, कि अपन बात करें द्रव और वाष्प के जो दोनों के घनत्व हैं वो क्या होंगे, आपके समान रूप से आपको देखने को मिलेंगे। अतः अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई इन दोनों में क्रांतिक ताप पर द्रव और वाष्प में कोई जो के घनत्व में जो आपके समान है, इसमें विभेद नहीं किया जा सकता। मतलब इनमें विभेद आपका आसानी से संपन्न नहीं होगा। कब, जब आपका क्रांतिक ताप है उसमें अपन द्रव और वाष्प के घनत्व देखते हैं तो दोनों ही समान प्राप्त होते हैं। और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, इनमें कोई विभेद नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर इसके अलावा बात करें कि अपन यहाँ पर क्या करें, आपके क्या लें, साम्य अवस्था लें। कि अपन ने यहाँ पर बात करें साम्य अवस्था, तो साम्य अवस्था पर आपका जो वाष्प और आपकी जो द्रव है, इनके अंदर जो इनका औसत घनत्व अगर अपन मानते हैं कि आपका पीवी हो या कह दें आपका रो हो, इसका घनत्व अपन क्या ले लें, रो ले लें, रो एवरेज ले लें कि भी अपन इसका औसत घनत्व बात करें तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो आपका वास्तव में जो ये जो ताप में वृद्धि के कारण ये जो आपका घनत्व है ये सामान्यतः से क्या है, थोड़ा सा कम हो जाता है। मतलब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलती है, घनत्व में जो कमी है वो आपको इसमें देखने को मिलेगी। और सामान्यतः ये जो घनत्व में कमी होती है ये किस रूप में देखने को मिलेगी, आपकी जो द्रव और जो वाष्प का घनत्व है उसमें क्या आती है, आपके ताप बढ़ाने पर कमी आती है। ये जो कमी है वो किस रूप में होगी, रो ए वी इक्वल्स टू आपका P0 माइनस अल्फा टी के रूप में। कि यहाँ पर जो घनत्व में कमी आई है वो इस रूप में आपके व्यवस्थित देखने को मिलती है। जहाँ पर बात करें कि आपका जो रो ज़ीरो और आपका अल्फा है, ये यहाँ पर क्या है, आपका स्थिरांक है। क्या है, यहाँ पर आपका कांस्टेंट वैल्यू है। जो क्या देखने को मिलता है, आपकी जो पदार्थ लिया गया आपका इस दोनों में, इसकी जो आपकी बात करें प्रकृति पर निर्भर करता है। जो पदार्थ की क्या देखने को मिलता है, प्रकृति पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर इसको जो है सर्वप्रथम जिसने एक्सप्लेन किया था, दो वैज्ञानिक थे, ठीक है। एक का नाम था आपके जो है कॉय और दूसरा था आपके मोथर्ड्स नाम था इसका। एक का नाम था आपके कॉय और दूसरा जो वैज्ञानिक था आपके नाम हो गया माउथेडस, ठीक है। ये दो वैज्ञानिक थे और इन्होंने ये जो संबंध है इस संबंध को एक विशेष नाम दिया जिसको सरल रेखीय नियम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। कि ये जो संबंध है
ये क्या कहलाता है, सरल रेखीय नियम के आधार पर इसको क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है कि भाई ये सरल रेखीय नियम है, उसको बताएगा। अब यहाँ पर बात करें कि अपन ने यही चीज़ है वो अगर समानित ताप और समानित दाब पर देखते हैं कि भाई अपन ने क्या ले लिया, समानित ताप और समानित दाब। देखिए ये अपन ने आपका जो आपके बर्नौली और स्कॉट का सिद्धांत है उसमें ये चीज़ देखी थी कि उससे जो पहली थ्योरी थी आपके आयन विस्तारक आपके सिद्धांत वाला, तो उसमें द्रव गैस वाले उसमें, तो यहाँ पर ताप समानी सिद्धांत, दाब समानी सिद्धांत वो अपन ने देख रखे थे। तो यहाँ पर बात करते हैं ताप समानित सिद्धांत। तो यहाँ पर ताप समानित है वो किस तरह से था, T/Tc, ताप अपॉन क्रांतिक ताप। दूसरी बात करें, अगर यहाँ पर बात करें समानित दाब की, दाब समानित है तब अपन ने इसको लिखा था P/Pc। इस रूप में इन दोनों को क्या किया था, अपन ने व्यक्त किया था। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये जो अपन ने वैल्यू बताई है, अगर अपन किसी गैस के लिए बात करें तो यहाँ पर गैस और द्रव के लिए भी यही स्थिति आपको देखने को मिलती है। और आयरिंग ने क्या किया कि यहाँ पर किसी द्रव की जो ऊष्माधारिता है, क्या किया, जो आपका आयरिंग है, इस आयरिंग ने क्या किया, जो आपके द्रव है इसकी जो ऊष्माधारिता है C, ठीक है, उस ऊष्माधारिता को एक्सप्लेन करने के लिए, उसकी विवेचना के लिए एक समीकरण दिया। और उस समीकरण के आधार पर क्या किया गया है कि आपका जो आयरिंग सिद्धांत है वो यहाँ पर कार्य करता है कि भाई आपका जो द्रव है वो आपके गैस के ठोस दोनों की तरह क्या कर रहा है, व्यवहार कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर अपन बात करें जो आयरिंग सिद्धांत के अंदर जो समीकरण दी गई थी उसकी अपन बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो सिद्धांत है वो किस तरह से होगा, तो यहाँ पर CV इक्वल्स टू आपको क्या देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर अपन द्रव और आपके जो ठोस है दोनों के लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ पर लिखें VS/VL इंटू 3R प्लस, और साथ में बात करेंगे VL माइनस अपॉन VS, और VL है जो अपन ने जो आपका थोड़ी देर पहले एक्सप्लेनेशन दिया था कि ये किसका अंतर है, आपके जो आपने वैल्यू ली थी ना आपके कि ये सामान्यतः जो द्रव और गैस है उसके लिए उसका क्या है, मोलर आयतन है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए इसका यूज़ किया था। और ये आपके 3/2 R के इक्वल्स के रूप में यहाँ पर प्राप्त होती है। जहाँ अपन बात करें कि ये तो अपन ने कह दी कि भी जो है ऊष्माधारिता है, ठीक है, और यहाँ पर जो R वैल्यू है वो यहाँ पर क्या है आपका, जो अपन बात करें यहाँ पर स्थिरांक है, जिसको आयरिंग स्थिरांक के नाम से भी जानते हैं या फिर आयरिंग कांस्टेंट है, इसको बोला जाता है। तो ये था आपकी स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड से रिलेटेड उसका तीसरा सिद्धांत, आयरिंग थ्योरी ऑफ लिक्विड। आई होप यू डियर स्टूडेंट आज का जो अपना वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके जो नोट्स है बढ़ाते रहें। और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।